पिछली वीडियो में हमने 1 से 60 तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 हमारा है, इन ट्राइंगल एबीसी अकॉर्डिंग टू द कोसाइन रूल कॉस ए की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें सिंपल सा ट्रिक होता है कि जो पूछा जाए, यानी अगर कॉस ए पूछा जा रहा है तो फिर ए वाले साइड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग कोसाइन रूल का जो अगर ट्रायंगल वाला ये बनाए, तो अगर ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो ए के सामने का साइड ए, बी के सामने बी और सी के सामने स्मॉल सी। तो जो पूछा जाए, अगर कॉस ए पूछा जा रहा है तो ए के सामने वाले साइड ए को यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। बाकी जो बचा बी और सी, इसको हम लोग यहाँ पे प्लस में लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी का नीचे 2 से मल्टीप्लाई। तो कॉस ए पूछा गया तो कॉस ए हमारा जहाँ पे ए स्क्वायर माइनस होगा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2bc। अब यहाँ पे कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी को माइनस कर रहा है और नीचे हमारा ये ए बी और 2ab है, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, कॉस सी का हो जाएगा। फिर अगर इसकी हम लोग बात करें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी को माइनस कर रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो इसमें कहा है कि जो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओजाइव। ओजाइव हमारा एक ग्राफ होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम जो होता है ये हमारा फ्रीक्वेंसी को बताता है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया था, डायरेक्ट याद रखना है इसको, तोरड़ या हम लोग बोलते हैं ओजाइव। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। दिया हुआ है dy अपन dx इज इक्वल टू वाई। तो y को हम लोग इधर लाएंगे, तो y इधर आएगा तो 1 अपन y, और ये हमारा dy, और dx को हम लोग इधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा dx। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन 1 अपन y हमारा होता है क्या, log y, और dx हमारा होता है क्या, x, और हमारा कांस्टेंट जुड़ जाएगा c। अब यहाँ पे इस तरह से तो कोई है नहीं जिसको और हम लोग सॉल्व करेंगे, तो y बराबर log उधर जाएगा तो e के पावर में हो जाएगा x प्लस c। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सही से लिखे, तो e के पावर x को अगर हम लोग अलग कर लें और e के पावर c को हम लोग अलग कर लें। अब e के पावर c कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम एक नाम दे देंगे c। तो यानी फाइनल हम लोग लिखेंगे तो y बराबर लिखेंगे c, और ये हमारा बच गया e इंटू e के पावर x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो क्या है कि इन अ मैट्रिक स्पेस x, डी द मैट्रिक सेटिस्फाइज dx, y बराबर 0 इफ एंड ओनली। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है, ये हमारा x बराबर y के लिए ट्रू होता है। अगर कोई मैट्रिक्स dxy बराबर 0 है तो इफ एंड ओनली एफ, यानी ये तभी सेटिस्फाई होगा जब हमारे जो x और y है ये आपस में क्या हो, बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 65 है, y बराबर एक्स क्यूब का हमसे पूछा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे दिया y बराबर एक्स क्यूब हमारे पास इक्वेशन, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करके फंक्शन को 0 के बराबर कर देंगे और वो हमारा आंसर होता है। तो पहली बार इसको डिफरेंस करेंगे तो y डैश बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 3x स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश इज इक्वल टू 6x। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए वो y डबल डैश को 0 के बराबर करेंगे, तो 6x इज इक्वल टू 0, यानी हमारा x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0। अब x इज इक्वल टू 0 अगर इसमें उठाकर रख दें तो फिर हमारा y भी क्या मिल जाएगा, 0। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया वो x और दोनों क्या आया, 0 आया, तो विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज आर पूछा है, बाउंडेड होगा, कांस्टेंट होगा, कॉची एंड अनबाउंडेड होगा या मोनोटोनिक होगा। तो जो हमारा एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन आर इज क्या होता है, बाउंडेड होता है हमेशा। अगर कोई कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो बाउंडेड होगा, तो ये हमारा, लेकिन जैसे इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, बाउंडेड है तो ये जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट होगा, लेकिन कन्वर्जेंट है तब ये पक्का है कि वो सीरीज क्या होगा, हमेशा बाउंडेड होगा।
क्वेश्चन नंबर 67 हमारा पूछा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछा है, जिसको पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा यहाँ से हम लोग देखें कि डायगोनल के नीचे जो है ये हमारा डायगोनल यानी 146, एक सेकंड, ये हमारा डायगोनल 146, इसके नीचे के एलिमेंट क्या है, 0 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाता है, अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है तो जो इसके डायगोनल है, डायगोनल का हम लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 4 इंटू 6 यानी आ जाएगा 24। बाकी अगर हम लोग रूल से भी निकालेंगे तब भी वही आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना है कि जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो केवल डायगोनल का हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो सिंपल सूत्र है, आइलर फॉर्मूला पूछा है, ई के पावर आई थीटा, तो ई के पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 69, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 का हमसे पूछा है कि बताइए इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर, पहले इसका हम लोग एक वैल्यू लिख लेंगे, तो साइन थीटा 1/2 हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन π/6। अब ये हम लोग को पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, यानी यहाँ पे अगर हम ये लिखें साइन थीटा बराबर, तीन फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। अगर साइन थीटा हमारे साइन अल्फा के बराबर है तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। अगर ये हमारा कॉस होता तो यहीं पे साथ हम लोग रिवाइज कर लें, तो कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के बराबर है तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और तीसरा अगर हमसे टेन पूछा जाए तो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा जो होता है वो हमारा होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो ये हम लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो हमसे साइन थीटा वाला पूछा है तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, अल्फा के जगह पे π/6 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, अल्फा का मतलब क्या है π/6। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा कहाँ पे, तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो 1³ + 2³ + 3 ये हमारा n³ पूछा गया। तो जब भी n के फॉर्म में हमारा दिया हुआ ऑप्शन, इस तरह के 2-3 सवाल पूछेंगे तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर S1 की बात करें तो S1 हमारा क्या है, 1³ 1³ का मतलब 1। तो जिस विकल्प में 1 रखने पर हमारा 1 देगा वो हमारा सही है। तो यहाँ पर अगर रखते हैं तो 1, इसको चेक करते हैं तो 1 1 1 2 इंटू 2 और अपान नीचे कितना है 2, तो कट गया। तो ये हमारा सही हो गया। तो ये यहाँ पे, और आगे अगर चेक करें तो ये भी यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि 1 और 1 1 2 और अपान 2, तो ये भी कट गया, तो ये भी 1 आ गया। बाकी ये दोनों 1 1 2 ये भी हमारा हो जाएगा। तो कई ऑप्शन हो रहा है, तो फिर हम लोग अगला वाला चेक करेंगे। यानी अगर 2 लें, S2 की वैल्यू हम लोग क्या लें, अगर S2 लेंगे तो S2 लेंगे तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब यानी 9 आना चाहिए। यानी विकल्प में 2 रखने पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो अगर इसमें हम लोग रखें 2 तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर 9। बाकी और विकल्प में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स इस प्रश्न को करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट, तो यहाँ पे y बराबर x³ का पूछा गया इन्फ्लेक्शन। तो ये हम लोग पीछे कर चुके हैं, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, 0,0 इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66, ये भी पीछे हो चुका है, बाउंडेड क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, ये भी 24 हो चुका है। 68 यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये भी क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, ये हम लोग अभी किए हैं 70। और क्वेश्चन नंबर 71,
क्वेश्चन नंबर 71 की हम लोग बात करें तो दिया है कि 4000 अंकित मूल्य की वस्तु पर 20% और 10% की छूट देने के बाद 10% जीएसटी जोड़ा जाता है, तो कुल देय राशि हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मार्क प्राइस यानी एमपी है वो हमारा कितना है 4000, और इस पर सबसे पहले क्या बोला है 4000 पे 20% छूट देना है। तो 4000 पे अगर हम लोग 20% छूट निकालेंगे, 20% छूट मतलब 80, तो 80/100 ये हमारा कट जाएगा, 2 जीरो, तो ये आ जाएगा कितना 3200। अब फिर कहा है कि 3200 इस पर हम लोग को कितना देना है 10% छूट देना है। तो 3200 पे 10% छूट देने का मतलब कि यहाँ पे हम लोग 90/100 ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आ जाएगा 2880 रुपये। अब ये जो 2880 रुपये है इस पे क्या कि 10% जीएसटी जोड़ना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट करके कम नहीं करेंगे। तो जो 2880 है इसमें हम लोग 10% जोड़ेंगे, तो 10% जोड़ने का मतलब कि 110 हम लोग लेंगे, और यहाँ पे 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 3168। तो 3168 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की हम लोग बात करें तो पूछा गया कि 1 प्लस आई पे 6 की वैल्यू पूछा है। तो 1 प्लस आई पे 6 की वैल्यू के लिए हम लोग सबसे पहले 1 प्लस आई स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये हम लोग निकालेंगे तो 1 आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2i हो जाएगा। तो 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये हमारा प्लस 2i, तो 1 से 1 कैंसिल, और ये हमारा कितना आ गया 2i, यानी इसकी वैल्यू आया 1 प्लस आई स्क्वायर की 2i। तो हमसे कहा कि 1 प्लस पे 6 निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस आई का होल स्क्वायर पे पावर 3, और इसकी वैल्यू आई है कितना 2i, और 2i पे कितना 3, तो 2 पे क्यूब 8, और आई क्यूब का मान क्या होता है -i, तो ये हमारा फाइनल क्या गया -8i। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 सिंपल सा फॉर्मूला, छोटे से बच्चा भी बता देगा कि d/dx log x की वैल्यू जो होती है वो 1/x होता है। आगे बढ़ते हैं। 2,3 4,7 से गुजरने वाली रेखा की ढाल यानी हमसे स्लोप पूछा है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m बराबर, जब भी हमारे पास दो बिंदु दिया रहता है तो y2 - y1 x2 - x1। तो y2 - y1 यानी 7 - 3, x2 - x1 यानी 4 - 2, तो 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये हमारा कट के आएगा कितना 2। तो विकल्प हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो कहा है कि द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ रियल स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिनल इफ, यानी कहा है कि इसके लिए ax स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 के लिए यहाँ पे कौन सा सही होगा कि कब, जब ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करे पेयर ऑफ रियल स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ रियल स्ट्रेट लाइन के लिए हमारा होता है डायरेक्ट कंडीशन याद रखना h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। 76 द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनियन ट्रायंगुलर लेमनिया लाइज दैट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है हमारा इसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है 76 का। 77 पूछा है कि अ फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कब होगा x इज इक्वल टू f पे। तो ये भी हम लोग सबको पता होगा, डायरेक्ट ये याद ही रखना है। इसका हमारा क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू f के साथ हमारा क्या f भी साथ में हो, तो यही है लिमिट x टेंस टू a f x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा होता है लिमिट x टेंस टू a f x इज इक्वल टू a f यानी फंक्शन की वैल्यू, और इसमें हमारा दो हो जाता है, एक हम लोग निकालते हैं LHL और एक हम लोग निकालते हैं RHL। LHL में फिर माइनस करते हैं, RHL में फिर प्लस करते हैं। तो ये हमसे पूछा गया है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो cos h स्क्वायर एक्स माइनस साइन h स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछा है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1 होती है। यहाँ पे क्या है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 अटेन्स अ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू हमसे पूछा गया। तो यहाँ पे हमसे लोकल मैक्सिमम पूछा गया, तो लोकल मैक्सिमम के लिए हम लोग
क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 3x² माइनस 6x। अब एफ डैश एक्स से हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, यानी एक्स की वैल्यू, तो इसको एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे, तो 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ से हम लोग 3 से अगर पूरे में डिवाइड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x अगर कॉमन लें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये x बराबर आ गया 0 और हमारा क्या मिल गया 2। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू मिली, एक हमारा आया 0 और एक आया 2। तो ये तो हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम हम लोग जानने के लिए एफ डैश डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6x और माइनस 6, और इसमें इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। तो सबसे पहले 0 रखते हैं, तो 0 अगर रखेंगे तो 0 यानी -6, तो -6 आ गया। -6 मतलब ये वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है, और अगर 0 से छोटा है तो इसका मतलब कि जो 0 है ये हमारा क्या है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। और अगर ये 0 से, ये अगर मान पॉजिटिव आता है यानी 0 से बड़ा आता तो उल्टा होता है, तभी हमारा लोकल मिनिमम पॉइंट होता। तो हमसे पॉइंट नहीं, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे वैल्यू पूछा गया। तो अब ये पता चल गया कि जो 0 है वो हमारा क्या है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। तो अब x बराबर 0 फंक्शन में रख देंगे। तो नहीं, हमसे यही पूछा है, लोकल मैक्सिमम तो पूछा है, तो हमारा यही हमारा 0 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हमसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो फिर 0 इसमें पुट करते और आंसर हमारा 5 हो जाता। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट यानी 80 पे पहुंच चुके हैं। तो ये हमसे क्या है कि z इज इक्वल टू 2 + i अपान 1 माइनस 2i। तो हमसे कहा कि मॉड z की वैल्यू बताइए। तो मॉड z की वैल्यू है ऊपर नीचे मॉड लगा देंगे, तो 2 + i और नीचे भी 1 माइनस 2i। तो मॉड का मतलब पता ही है, ये हमारा रूट में पहले का स्क्वायर यानी 4 और फिर दूसरे का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो i² हमारा क्या हो जाएगा, i का गुणांक 1, तो 1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी वही 1, और ये हमारा 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारा ऊपर नीचे √5 यानी 1 आ जाएगा। यानी अगर x प्लस जो y होता है इसका जब हम लोग मॉड निकालते हैं तो अंडर रूट में x² और प्लस i का कोफिशिएंट y², यही हमारी मॉड की वैल्यू होती है। बस यही पे अप्लाई किया गया, तो आंसर हमारा विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की हम लोग बात करें तो कहा है कि ना राइट एंगल ट्रायंगल, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को बनाना है यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लें तो इसमें कहा है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर साइड 6, परपेंडिकुलर हमारे पास 6 दिया है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर साइड आर 6 and 8 सेंटीमीटर, लेंथ हाइपोटेनस पूछा है तो परपेंडिकुलर साइड 6 दिया और ये हमारा बेस यहाँ पे 8 दिया है, तो इसको हम लोग निकालेंगे 10। ये तो छोटे से बच्चों का सवाल है। डी क्वेश्चन नंबर 82 की हम लोग बात करें तो वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के बीच का कोण पूछा है। बहुत छोटी सी बात है, 90 अंश होता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आए तो कहा है कि अ फोर्स हैव रिजॉल्व 2 कंपोनेंट। तो अगर कोई भी फोर्स जो हमारा होता है वो रिजॉल्व होता है 2 कंपोनेंट में, तो वही पूछा कि इसमें क्या होगा, एक थीटा और एक 90 - थीटा हो। तो जो बेस वाला होता है, बेस यानी जो नीचे, ये हमारा होता है f cos थीटा, और यहाँ पे जब हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं तो हमारा होता है f sin थीटा। तो वही दो होता है, एक f sin थीटा और एक f cos थीटा। तो f sin थीटा और cos थीटा विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। 84 की बात करें तो sin 60, तो sin 60 सबको पता है √3/2। फिर हमसे कहा है कि cos 30, तो cos 30 भी हमारा क्या हो जाएगा √3/2। तो ये हमारा क्या आ गया √3/2, 2√3/2, तो कट पिट कर √3 हमारा आंसर आ गया। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। 85 हमसे कहा है कि z + 6 में जो एलिमेंट 2 है इसका ऑर्डर पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे
ये हमारा 6 एलिमेंट है इसमें, ठीक, और +6 की बात कर रहा है, तो +6 का मतलब ये हुआ कि जिसका भी ऑर्डर पूछ रहा है कि 2 को हम लोग कितनी बार प्लस करें कि जो भी नंबर है वो 6 से डिवाइड करने पर प्लस यानी इसकी आइडेंटिटी यानी 0 मिल जाए, वही इसका ऑर्डर होगा। तो जैसे अगर 2 को हम लोग 2 बार जोड़ते हैं तो 2 को 2 बार जोड़ेंगे 4, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आइडेंटिटी 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर इसको हम लोग 3 बार जोड़ें 2 + 2 + 2 तो कितना मिलेगा? 6, और 6 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0, यानी इसको 3 बार जोड़ने पर आइडेंटिटी क्या मिल रही है? इसकी 0 मिल रही है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 86 हमसे पूछा कि द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्किल इफ, यानी कहा है कि अगर कोई भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है? तो सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है? जब a बराबर b हो और h बराबर 0 हो, यानी x² + y² बराबर a²। यही तो हमारा सर्किल है। तो यहाँ पे a और b यानी x और y के कोफिशिएंट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमारा ये हो जाएगा। बाकी a + b हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को बताता है, ab - h² = 0 हमारा एलिप्स को बताता है, हाइपरबोला को बताता है। 86 हमसे कहा है कि द लाइन y = mx + c टेंजेंट टू सर्किल x² + y² = a²। तो ये डायरेक्ट हम लोग को पता होना चाहिए कि इसका कंडीशन होता है c² = a² ब्रैकेट में 1 + m²। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 की बात करें तो एक हमारे पास रिलेशन दिया है, कहा है कि a जो है r b से रिलेट तब करेगा जब a + b हमारा क्या होगा? इवन है, यानी a + b हमारा इवन है। कोई सेट है a + b, a b तभी साथ में रहेंगे जब a b इवन होगा। तो पूछा बताइए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव पता है कि दोनों एलिमेंट हमारे सेम होने चाहिए, यानी a और a अगर हम ले लें तो a और a लेने से इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे तो a + a रखेंगे और a + a हमारा क्या मिलेगा? 2a। तो 2a हमारा क्या होगा? एक इवन नंबर होगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर हम लोग सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में कहता है अगर a + b हमारा इवन है तो इसका उल्टा कर दें b + a, क्या ये भी एक इवन होगा? बिल्कुल होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव कहता है अगर a + b हमारा इवन नंबर है और साथ में b + c, यानी एक नंबर b से स्टार्ट करेंगे और c अपने से लेंगे, ये भी इवन नंबर है, तो कहा है क्या a और c को हम लोग ऐड करेंगे तो ये भी इवन नंबर होगा? तो बिल्कुल होगा। तो a + c भी हमारा क्या होगा? इवन होगा, यानी तीनों को फॉलो करेगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा। 35 की बात करें तो नॉन एम्प्टी सेट H ऑफ ग्रुप G इज अ ग्रुप ऑफ G एंड ओनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पूछा है कि अगर कोई भी सब ग्रुप को होल्ड करता है तो इसकी कंडीशन होती है AB इनवर्स बिलोंग्स टू Z, और सिंपल सी बात है। कहा है कि 5 प्रेक्षणों का माध्य अगर 20 है तो प्रत्येक में 4 अगर जोड़ दिया जाए तो नए में कितना परिवर्तन होगा? तो जो भी हमारा मीन होता है, माध्य होता है, उसमें हम लोग प्रत्येक में जितने की वृद्धि करते हैं, जितने का घटाव करते हैं, जितने का गुणा करते हैं, जितने का भाग करते हैं, उसका प्रभाव माध्य पे भी पड़ता है। अगर सब में 4 जोड़ रहे हैं तो इसका माध्य भी 4 क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो 20 से क्या हो जाएगा? 24। क्वेश्चन नंबर 91 कहा है कि The triangle law of a force states that if every force is equilibrium are represented in magnitude and direction by the side of triangle each side are taken। यानी यदि संतुलन में स्थित 3 बल किसी त्रिभुज की भुजाओं के परिमाण एवं दिशा द्वारा निरूपित किए जाए तो भुजा क्या होगी? तो इसमें भुजा जो हमारा होता है वो उसी सेम ही क्रम में होता है, एक के बाद एक क्रम में होते हैं। स्टेटमेंट है 92 बॉडी, यहाँ पे हमसे अधिकतम ऊंचाई पूछा है। अगर ऊपर की ओर प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है तो सबको पता है, बहुत सिंपल सवाल है। 92 का हमारा हो जाएगा E² U² 2G। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। क्या है कि A बराबर इतना, B बराबर इतना, तो हमसे कहा द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। तो अगर कभी भी किसी वेक्टर के दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक साथ हमसे पूछा जाए, जैसे अगर हम समझें तो ये हमारा अगर एक वेक्टर A है और ये हमारा एक वेक्टर B है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ये जो तीसरा वेक्टर होता है, अगर इसको हम C बोलें तो ये जो C होता है ये हमेशा इन दोनों के क्रॉस के इक्वल होता है। तो यही हमसे कहा है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हमको चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? A× B हम लोग पता करेंगे। A× B के लिए हम लोग i कैप
जे कैप और के कैप। तो यहाँ पे आई है 1 1 और 0, यहाँ पे आई का नहीं है तो 0 लेंगे, जे हमारा 1 और 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आई कैप सॉल्व आप लोग कर सकते हैं माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो अगर इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो इस यूनिट वेक्टर यानी हमको चाहिए ए क्रॉस बी का हमको निकालना है क्या, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब कि जो ऊपर है वो जैसे वैसे लिखेंगे ही, नीचे उसका मॉड ले लेंगे, तो मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा √3। तो हमारा 93 का सही हो जाएगा आई माइनस जे प्लस के √3 विकल्प नंबर डी। 94 की बात करें तो साइन वर्स 1/2 यानी 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है, तो π/6 विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 94 का। 95 का है कि क्रैमर नियम के अनुसार जो ax = b होता है ये कब यूनिक सोल्यूशन देगा। तो ये यूनिक सोल्यूशन तभी देगा जब हमारा डिटर्मिनेंट जो है a वो 0 के बराबर ना हो, यानी नॉन सिंगुलर हो। तो ये हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। कहा है कि fx बराबर mod x, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x = 0 की वैल्यू यहाँ पे पूछा गया था, हम लोग निकालते हैं। LHL हमसे पूछा गया है, तो LHL होता है लिमिट x टेंस टू किस पे 0 से, तो 0 पे माइनस fx। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस को x टेंस टू 0 करते हैं और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस h। तो लिमिट यस टेंस टू 0, अब जहाँ पे फंक्शन है तो फंक्शन हमारा x है, वहाँ पे हम क्या रख देंगे माइनस h रख देंगे, माइनस h, और फिर h की जगह 0 रखेंगे तो फाइनली हमारा क्या मिल जाएगा 0, सी हमारा सही हो जाएगा। 97 है द वोल्जेनो वायर-स्ट्रॉस थ्योरम स्टेट दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन का है। तो ये हमारा एक थ्योरम होता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 97 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 98 बच्चों वाला सवाल कि पूछा है कि हमारा पावर का यूनिट क्या होता है, तो पावर का यूनिट वाट। 99 कहा कि fx बराबर इतना, तो f इनवर्स 4 यानी सबसे पहले इसका क्या निकालना, इनवर्स निकालना। तो इनवर्स के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, fx को हम मान लेते हैं y और 3x - 2/5, ये सबसे आसान तरीका होता है। अब यहाँ से x की वैल्यू अब निकाल लीजिए। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 3x - 2 बराबर ये y से मल्टीप्लाई होकर 5y हो गया, तो 3x बराबर हो गया 5y + 2, तो x बराबर हो गया 5y + 2/3। अब f इनवर्स x, तो जब x की वैल्यू निकल जाए तो जहाँ जहाँ पे y वहाँ पे x रख दीजिए, तो fx + 2y आ गया 3। अब हमसे कहा है कि x की जगह 4 रख दीजिए, तो 4 रख देते हैं, तो f 5 + 4/3, तो 5 चौका 20, 22/3। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 100 तक हम लोगों ने सॉल्व किया। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का वेलकम। नेक्स्ट हम लोग 100 से 125 तक सॉल्व करेंगे। थैंक यू।